Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is alkadiene. Alkadiene, as name suggests, means it is a hydrocarbon having formula CnH2n-2 with 2 pi bonds. देखो diene means 2 pi bonds. अब आपको ये देखना है कि if both pi bonds are between same carbon, then it will be alkyne. But if they are situated or located between different carbons, then it is called alkadiene. So we can define alkadiene, hydrocarbon having formula CnH2n-2 with 2 pi bonds at different places are called alkadienes. तो आपने देखा कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो पहले उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर के नाम की डिफाइन पता होनी चाहिए कि कल को हमसे कोई पूछे व्हाट आर एल्काडाइन्स, हम क्या करते हैं एल्काडाइन के बारे में प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या नहीं पढ़ते कि एल्काडाइन को एल्काडाइन क्यों कहते हैं या व्हाट डज इट मीन। तो हमें सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना चाहिए। अब अगर हम इसकी नेमिंग की तरफ ध्यान दें तो नेमिंग में हम आगे इसका नंबर लिखते हैं XYZ जो भी इसके नंबर हैं, और फिर हम लिखते हैं एल्क। एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, मीथेन, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, जो भी जैसे एल्केल ग्रुप के लिए होते हैं। और क्योंकि ये डाईईन है तो कम से कम 3 कार्बन तो आपको यहाँ चाहिए ही चाहिए, और फिर हम लिखते हैं डाईईन। लेकिन आप चाहें तो आगे ना नंबर लिख के आप पीछे लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,2 ब्यूटाडाइन, 1,2 प्रोपडाइन, इस तरीके से आप पीछे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्काडाइन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ सेकेंड पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बिटवीन 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स। तो ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड एलीन्स, इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो अब फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, अगर आपने आइसोलेटेड में 2 पाई बॉन्ड, जैसे ये कार्बन कार्बन की चेन है और इसमें ये 2 पाई बॉन्ड है, इनके बीच में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है ये 2 और ग्रेटर देन 2 हो, मीन्स मिनिमम 2 हो या 2 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड। तो उस केस में इस पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टीज का, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ का इस बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स का इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे बिहेव इंडिविजुअली लाइक एन एल्कीन। तो आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे ये 2 एल्कीन की तरह एक्ट करता है। दूसरा है कॉन्जुगेटेड डाईईन। कॉन्जुगेटेड डाईईन में हम क्या देखते हैं कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे ये पाई बॉन्ड, तो इसके बीच में केवल 1 सिग्मा बॉन्ड है। इन्हें हम कॉन्जुगेटेड डाईईन्स भी बोलते हैं, इन्हें हम अल्टरनेट डाईईन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एलीन्स। एलीन्स को हम कम्युलेटिव डाईईन्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड बिल्कुल साथ साथ होंगे, सेम कार्बन से जुड़े हुए होंगे, और इन दोनों पाई बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में 0 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसे हम कहते हैं एलीन्स। और ये तीनों टाइप की डाईईन्स की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डाईईन मीन्स 2 अलग अलग एल्कीन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे इनके बीच में रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है, जिससे इट गेट मोर स्टेबिलिटी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे 1, 2, 1, 3 डिफरेंट टाइप के एडिशन रिएक्शंस होंगे। और एलीन्स जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव करते हैं और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेटेड डाईईन्स इस चैप्टर में। नाउ वी सी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काडाईन्स। फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड डाईईन, मीन्स 1,4 पेंटाडाईईन। इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज 3, 4
and 5. So 1 and 2 are sp2 hybrid. So you can see their black colored sp2 hybrid orbitals. These 3 are sp2 hybrid orbitals of C1 and these 3 are of C2. Now these 3 orbitals which are located at 120 degree angle, these are sp2 hybrid of carbon number 4 and these 3 are carbon number 5. लेकिन ये जो बीच में कार्बन नंबर 3 आप देख रहे हैं, इसके चारों ब्लैक कलर ऑर्बिटल हैं। ये चारों कौन से हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके बीच में अगर आप देखोगे म्यूचुअली 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। तो यहाँ से जो ओवरलैपिंग होगी ये कौन सी होगी? sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। और ये कौन सी होगी? ये भी sp3 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो ये दोनों कौन से बॉन्ड बनेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जबकि इसमें ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों भी क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज 4 रेड कलर्ड ऑर्बिटल्स? ये अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल हैं कार्बन के। तो ये 3 ऑर्बिटल अगर ऐसे प्लेनर है 120 डिग्री पे, तो जो 4th ऑर्बिटल मैंने रेड कलर से बनाया वो कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। सिमिलरली ये बाकी के 3 ऑर्बिटल जो रेड कलर से हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। तो दे डू साइड बाय साइड ओवरलैपिंग एंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से दे कंस्ट्रक्ट पाई बॉन्ड। तो ये एक पाई बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर है 1,4 पेंटाडाइईन का। और इसमें आप देख रहे हैं इस p ऑर्बिटल का इस p ऑर्बिटल से कोई लिंक नहीं है, दोनों बहुत दूर दूर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। दे कांट डू कंजुगेशन और रेजोनेंस। लेकिन अब हम देखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर। 1,3 ब्यूटाडाइईन में दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्लैक कलर से 3 ऑर्बिटल 120 डिग्री पे बनाए हैं सभी कार्बन के, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये अगेन परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल या प्लेन है, हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। तो ये दूसरे ऑर्बिटल से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे पाई बॉन्ड मिलता है। यहाँ अब आपने जो सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है वो क्या, कि ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं, मीन्स ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। इसी तरीके से ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं, ये भी क्या बनाएंगे? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल पूरा की पूरा एक प्लेन में है। आप समझ सकते हैं कि 2 अगर इधर है p ऑर्बिटल तो 2 इधर है। अब ये दोनों ऑर्बिटल जो कि नेबरिंग कार्बन पे हैं, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, जरूरी थोड़ी है कि 2 ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे आएंगे तो ही p और p ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड बनेगा। वो अगर ऐसे डायगोनली इधर से आएगा या इधर से आएगा तो भी क्या होगा? इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे भी मैं अलग कलर से आपको डिनोट करती हूँ, ये दोनों भी पार्टली साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे इस p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इस तरफ कम हो जाता है, इस तरफ आज हो जाता है, 2 जगह स्प्लिट हो जाता है। तो ये 50% इधर 50% इधर कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि ये वाला ऑर्बिटल अपना क्या दे रहा है? 100% इस पाई बॉन्ड को दे रहा है। ये ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड को 50% और इसको भी कितना दे रहा है? 50%। सिमिलरली ये वाला जो टर्मिनल है इसके आगे तो कोई और है ही नहीं, तो ये अपना 100% इस पाई बॉन्ड को दे रहा है और ये 50% इसको और 50% इसको दे रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो बीच का पाई बॉन्ड बनता है ये कंपैरेटिवली वीक होता है, इसकी डिस्टेंस लॉन्ग होती है, ज्यादा होती है। वाइल ये लार्ज डिस्टेंस का, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल के 50% कंट्रीब्यूशन से बना है, जबकि ये कितने कंट्रीब्यूशन से? एक का 50 और एक का 100, एक का 50 और एक का 100। दैट्स वाई
ये जो आपको डिस्टेंस मिलने वाली है 1 और 2 कार्बन एटम के बीच में, ये शॉर्ट होगी, और जो 3 और 4 के बीच में होगी ये भी शॉर्ट होगी। तो 1, 2 एंड 3, 4 जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज शॉर्टर देन 2, 3 बॉन्ड डिस्टेंस जो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में। आई होप कि आपको ये रीजन समझ में आ रहा होगा, और इसी कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये वीक हो गया, ये बॉन्ड भी वीक हो गया, और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो गया। तो आप देखेंगे इसकी कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज जो इसमें नहीं होती, जो सिर्फ इसी कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज 1,2 prop diene। यस, वेरी गुड एग्जांपल। 1,2 prop diene में दिस वन इज कार्बन नंबर 1, this one is carbon number 2 and this one is carbon number 3। 1 में आप देख रहे हैं मैंने 3 ऑर्बिटल रेड पिंक कलर से बनाए हैं, जो क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सपोज वो इस तरह से प्लेन में है। फिर ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये कैसा है, नॉट sp2, दिस वन इज sp हाइब्रिड कार्बन, क्योंकि इसने देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये sp है। वाई? क्योंकि इसने एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाना है, एक पाई बॉन्ड इसके साथ बनाना है, तो इट हैज 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और ये जो 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपको ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, दीज 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये एक ऑर्बिटल इसके साथ इस प्लेन में कर रहा है, तो ये जो दूसरा ऑर्बिटल है वो ऐसे होगा, तो ये और ये ऐसे करेंगे, तो आप क्या देखोगे कि एक पाई बॉन्ड इस तरह से बन रहा है, तो दूसरा पाई बॉन्ड इस तरह से बन रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसको मैं आपको एक मॉडल से भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, ये है sp2 हाइब्रिड कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड कार्बन, और इनके आप देख रहे हैं ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और एक ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। सिमिलरली इसके ये 2 हैं, तो ये देखो ये इस तरीके से वर्टिकल है, जबकि ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है। वाई? क्योंकि ये जो बीच में कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिड है। इसका अगर एक पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल इस तरह से वर्टिकल है, तो दूसरा इस तरीके से है। तो सपोज मैंने मान लिया कि जो रेड कलर से है वो वर्टिकल है, तो वो इस वाले के, क्योंकि ये इधर है प्लेन में, तो ये इस वर्टिकल के साथ 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, p ऑर्बिटल। लेकिन ब्लैक कलर से आप मानो कि ये हॉरिजॉन्टल p ऑर्बिटल है, प्लेन के बीच में है, तो इसका भी ये क्या होगा, प्लेन के बीच में। ये इस कार्बन के लिए प्लेन के बीच में है, लेकिन ये खुद कार्बन क्या है, ये कार्बन के जो 3 ऑर्बिटल है वो उनका प्लेन ऐसे है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बिल्कुल इस तरीके से ये ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, और आप क्या देखते हैं कि ये दोनों पाई ऑर्बिटल इस तरीके से, ये ध्यान दो, एक मैंने ऐसे बनाया है, ये देखो 2 इस तरीके से हैं, तो दूसरे 2 इस तरीके से हैं, यहाँ ऐसे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पाई बॉन्ड ऐसे है, तो दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे है वर्टिकली। ये ऐसे, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपको वर्टिकल दिखेगा और ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो इस तरीके से ये बीच वाला sp हाइब्रिड कार्बन होकर इसके स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना देता है। यहाँ पे क्या होता है, उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती, एंड इट बिहेव्स समथिंग लाइक एल्काइन। और आप देखेंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इन दोनों एल्काडाइंस के कंपैरिजन में कम होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये 1,3-ब्यूटाडाइन होती है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। फिर इसके बाद ये 1,3-पेंटाडाइइन, और लास्ट में किसकी स्टेबिलिटी होती है, ये 1,2 prop diene।
अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्काडाइंस। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्काडाइंस को समझने से पहले हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में जैसे आपने ये एल्कीन लिया, तो एल्कीन में आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और जब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अटैक करता है या इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। और दो नए सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। तो इसीलिए अल्टीमेटली आप देखते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कितने सब्स्टिट्यूएंट्स या कितने पाई बॉन्ड और हैं अल्टरनेट यानी कि कंजुगेशन में। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होने से नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, सेम कार्बन पे, इसमें डिफरेंट कार्बन पे, लेकिन इनके नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सेम है। लेकिन इसके पास एक भी नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं था, इसीलिए इसकी एनर्जी 125 है, जबकि इसकी एनर्जी आप देख रहे हैं 117 है। और अगर आप इसमें देखें तो इसके पास तीन सब्स्टिट्यूएंट हैं, दो और एक ये तीन, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और भी कम होती है, ऑलमोस्ट 112 किलो जूल पर मोल। तो आप क्या देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो तो सबके तीनों केसेस में सेम एनर्जी रखेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जब ऊपर से नीचे आता है तो 125 के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, ये 117 के बराबर, ये 112 के बराबर। तो जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी ज्यादा होती है वो एल्कीन उतनी ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि उसकी उतनी हाई एनर्जी है। तो अब हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड से कैसे अफेक्ट होती है। यहाँ मैंने एक 1,4 पेंटाडाइईन और एक मैंने 1,3 पेंटाडाइईन ली है। दोनों ही केसेस में जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, यानी कि इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड, साथ में दो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और 2 बार हाइड्रोजिनेशन के बाद आपको ये पेंटेन मिलने वाला है, CH3 CH2 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 CH3 मीन्स नॉर्मल पेंटेन। सिमिलरली जब आप 1,3 पेंटाडाइईन लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, वही 2 बार हाइड्रोजिनेशन होता है और आपको कंपाउंड नॉर्मल पेंटेन मिलता है। तो इट मींस नॉर्मल पेंटेन का एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। लेकिन जब 1,4 पेंटाडाइईन से नॉर्मल पेंटेन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है -254 किलो जूल पर मोल, और जब 1,3 पेंटाडाइईन से ये बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है -216 किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में हालांकि 2 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, बट जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डिफरेंट है। इट मीन्स ये इससे इतना ऊपर है 216, और इसकी एनर्जी इससे 254 के बराबर ऊपर है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ध्यान दो, इसकी जो हीट ऑब्जर्व्ड है वो तो है 254, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो क्योंकि इसमें 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की 125 एनर्जी होती है, तो 2 की कितनी होगी 250। तो यहाँ देखो 250 और ये 254, कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है 250 और ऑब्जर्व है 254, तो गैप कितना है, ओनली -4 किलो जूल पर मोल, जिसको आप ये 2 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस केस में आप ध्यान दो, इसकी जो ऑब्जर्व्ड है वो 216 है और कैलकुलेटेड कितनी है, क्योंकि एक अगर ये डबल बॉन्ड है तो दूसरे में डबल बॉन्ड के साथ क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट और जुड़ा हुआ है, उसकी कितनी है 117, तो एक की 117 और एक की 125, तो इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेटेड कितनी है 242 किलो जूल पर मोल, और इस 242 किलो जूल पर मोल और जो इसकी ऑब्जर्व्ड है वो कितनी है 216 किलो जूल पर मोल। तो आपको गैप कितना मिलता है, ये 26 किलो जूल पर मोल का। इट मीन्स ये जहां एनर्जी होनी चाहिए थी उससे पहले ही 26 के बराबर एनर्जी रिलीज कर चुका है, और अब हाइड्रोजिनेशन के बाद ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है 216 के बराबर एनर्जी
रिलीज कर रहा है। तो हमने देखा कि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू वो एल्कीन्स जिनमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, और इसका डायरेक्ट मेजर हम स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजनेशन से ही करते हैं। अब हम देखते हैं रीजन बिहाइंड extra stability of conjugated dienes. What are the factors because of them stability increase हो जाती है? तो ध्यान दो, फर्स्ट फैक्टर इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज रेजोनेंस। तो हम पहले फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 है और ऑल 4 आर sp2 हाइब्रिड। तो ये जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किए हैं ये इनके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप देखते हैं एक ब्लैक कलर से मैंने pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिड बनाया है। तो अगर ये कार्बन का pz ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता और ये इसके साथ ओवरलैप करता तो क्या होता, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता कि इन दोनों कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो टिपिकल बॉन्ड लेंथ जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये सिंगल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए 1.54। अगेन दिस वन विल बी 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ऑर्बिटल अगर वो ऐसे पास आते हैं तो भी वो ओवरलैप करते हैं, और अगर वो ऐसे आएंगे तब भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। थोड़ा एंगल से आएंगे तो भी वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, अलोंग विद दिस ये दोनों ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी सेम सिमेट्री में है। तो दे कैन डू ऑल्सो साइड बाय साइड ओवरलैप, जिसकी वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड में भी हल्के से पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर कितने परसेंट होंगे, 150% p ऑर्बिटल्स के कारण, 100% फॉर C1, 50% फॉर C2, और इस वाले में कितने होंगे, अगेन 150% होंगे। क्यों? p कैरेक्टर, क्योंकि p 100 इसका होगा और 50 इसका होगा। लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो टोटल 100% p कैरेक्टर्स रखेगा। कैसे? 50% फ्रॉम C2 एंड 50% फ्रॉम C3। तो इसीलिए ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा लार्ज होता है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ये जो इसकी सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ 1.54 आपको मिलती है 1.46, और जो डबल बॉन्ड लेंथ थी 1.34 वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब वो 200% पी कैरेक्टर नहीं रख रहा बल्कि 150 रख रहा है। तो ये डबल बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और जो C2 C3 की बॉन्ड डिस्टेंस है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। और आपको एक चारों कार्बन के बीच में कॉन्जुगेटेड बॉन्ड के कारण आपको एक पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग दिखाई देती है। रिंग भी नहीं कहना चाहिए, इसको एक लाइन कहना चाहिए, कि इस तरह से एक लाइन आपको पाई बॉन्ड की लेयर टाइप से आपको दिखाई देती है, हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। और सेकेंड फैक्टर में हम क्या नोट करते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस में आप ध्यान दो कि ये कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये 2 और 3 के बीच में सिंगल, और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर 4 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ अगेन क्या होगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि पास है तो ये दोनों की दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, इस तरीके से शिफ्ट होते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर दूसरा मिलने वाला है जिसमें बीच में तो डबल बॉन्ड होगा, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा, और ये पॉजिटिव। तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 बन जाते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 तो कह रहा है कि इन दोनों में डबल बॉन्ड है, जबकि स्ट्रक्चर 2 और 3 क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दैट इज वाई
हम क्या कहते हैं कि जो C2 और C3 है उसकी बॉन्ड लेंथ जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड की लेंथ है उससे डिक्रीज हो जाती है, 1.54 से 1.46 हो जाती है। और जो यहाँ हम डबल बॉन्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी है, मीन्स रेजोनेंस में ये वाले स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलते हैं और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। 1.34 की जगह 1.40 आपको मिलती है। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट विच एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ conjugated diene. So friends, this was the introduction of alkadienes, their structure of alkadienes, classification of alkadienes and reason behind extra stability of conjugated diene. If you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best. And please note down, इसका जो next part है, it will have methods of preparation and then it will have chemical properties of alkadienes. Please watch those videos also. Thank you very much.